प्रियम तो यहीं बैठ जाओ ना, कोई आ जाओ यहाँ बैठ जाओ कोई बच्चा। चलिए, आज कितना तारीख है? आज 4 अगस्त है और आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स मतलब ये हुआ कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। क्या पढ़ना है? कंपनी अकाउंट्स। इससे पहले तक आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग। किसका अकाउंटिंग पढ़ रहे थे? पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, जहां पर आप फंडामेंटल से लेकर फर्म के डिजोल्यूशन तक आपने चैप्टर्स पढ़ा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग जो हम लोगों ने सीखा वो कहते हैं अकाउंटिंग फॉर नन कंपनीज। नन कंपनीज का मतलब उसका अकाउंटिंग जो कंपनी नहीं है। ठीक है, बट क्लास 12th में आप जानते हैं कि हमें कंपनी का भी अकाउंटिंग सीखना है। अब कंपनी का अकाउंटिंग सीखना है तो आप जानते होंगे और कभी ना कभी पढ़ा होगा कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और बिना रजिस्ट्रेशन का कंपनी अपना बिजनेस नहीं करती है। यानी कंपनी और पार्टनरशिप में देखते हो कि पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस करती है, बट कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस करती नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है तो कंपनी अकाउंट्स के लिए हमें एक कंपनी लॉ 2013 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कंपनी एक्ट 2013 है और कंपनी रूल्स 2014, जिसमें कंपनी के अकाउंटिंग के नियम बताए गए हैं कि कैसे अकाउंटिंग करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हमें जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिलेगा, हमें जो सिस्टम मिलेगा, उसी को फॉलो करना है, इधर बैलेंस शीट के लिए या कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने के लिए। लेकिन अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक को समझ ले कि सर कंपनी में कोई टर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं और नन कंपनी वो टर्म्स कैसे यूज होता है वो समझिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रिक मार्क कर दिया। ये सब आप जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कंपनी में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बट हम ये समझना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म्स कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते होंगे एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक ज्वाइंट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर मीन्स द सेक्टर विच फॉलो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सम रिस्ट्रिक्टेड केसेस और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। जहाँ प्राइवेट फर्म काम करती है, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जिसका अकाउंटिंग सीखे होंगे आप क्लास 11th में। पार्टनरशिप, जिसका अकाउंटिंग आपने जस्ट सीखा है। HUF जानते हैं, फैमिली बिजनेस हो गया। LLP एक्ट कब आया था? 2008 में, आप मेंशन कर लीजिएगा। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। HUF एक्ट आया आपका 1956 में। इसको अमेंड किया गया है ज्वाइंट वेंचर एंड कंपनीज, कंपनी एक्ट 2013। और अर्लियर ये कंपनी एक्ट क्या था? 1956 था। तो ये प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। जहाँ जहाँ मेंशन करेंगे ना, कुछ कुछ लिखेंगे, उसको मार्क करते जाना, लिखते चले जाना, काम आएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब सेकंड है आपका पब्लिक सेक्टर। जैसा कि हमने बोला कि पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर में 3 चीज आते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्या क्या आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर एक मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा चलता है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे का हेड रेल मंत्री होता है, जानते होंगे, रेलवे मिनिस्टर। डिफेंस हो गया, टेलीकॉम हो गया, पोस्टल हो गया, बहुत सारे IT हो गया, वगैरह वगैरह। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? जो बाय लॉ बनता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
बाय द एक्ट ऑफ, यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, जिसमें आपका आरबीआई आता है। आरबीआई एक्ट कब आया बता सकते हो? 1934। सेबी एक्ट कब आया बता सकते हैं? 1992। आईआरडीआई एक्ट कब आया? 1999। और एलआईसी एक्ट आया 1956 में, ये याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट कब आया? 1930। सेबी एक्ट, आईआरडीआई। आईआरडीआई का फुल फॉर्म जानते हो? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में ना, जैसे बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये सब लिख लेना, ये सब लिखना, ये सब कहीं कहीं साइड में लिखना, जगह होगा आप लोगों के पास, जरूर लिखना, ठीक है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट कंपनी आता है। गवर्नमेंट कंपनी में सेल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचएएल, आईआरसीटीसी, और भी बहुत सारी कंपनी है ना। जैसे एसआईसी हो गया आपका, है ना, एसएससीएल हो गया, एचपी हो गया, बीपीसीएल हो गया। इस सब का फुल फॉर्म जानते हो? सेल का फुल फॉर्म हुआ स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल का हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। एनटीपीसी होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओएनजीसी हुआ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एचएल हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आईआरसीटी हुआ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। पब्लिक सेक्टर में आपने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेचू देखा, ये अपना स्टेचू कॉरपोरेशन। ये सब से रिलेटेड जो है वो सब बहुत सारी कंपनीज होती है। क्या होती है बेटा? जैसे रेलवे से रिलेटेड कंपनी है, आईआरसीटी है, आईआरएफसी है, आरबीएनएल है, बहुत सारी कंपनी है। उसमें आरबीआई जो है, आरबीआई बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करती है, तो बैंक कंपनी, बैंक में कंपनी आ जाता है। सेबी शेयर मार्केट रेगुलेट करती है, उसमें कंपनी आते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो ध्यान से, जितनी भी कंपनीज होती है ना, उस पर कब अप्लाई होता है पता है क्या? बता सकते हो? कंपनी लॉ अप्लाई होगा। यानी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उसको भी कौन सी लॉ फॉलो करना है बेटा? कंपनी लॉ फॉलो करना है। गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करना है कंपनी लॉ। आरबीआई को नहीं करना है, रेलवे को नहीं करना है, ये सबको अपने लॉ फॉलो करना है। बट जो कंपनीज है उसको फॉलो क्या करना है? कंपनी लॉ 2013। इसके बाद आता है थर्ड में ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर इजी है। ज्वाइंट सेक्टर मतलब जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर बिजनेस करती है, जिसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। क्या बोलते मॉडल कहते हैं बेटा? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ज्वाइंट सेक्टर को बोलते हैं हम लोग
PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें दिल्ली में आपका एक देखोगे मेट्रो है, जो मेट्रो कॉर्पोरेट करती है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DMR से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DMR से, ध्यान रखिएगा। अब जब आते हैं ओनरशिप की बात पे कि सर हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स को क्या कहते हैं, हर जगह प्रोप्राइटर कहते हैं क्या? नहीं, देखिए टर्म्स थोड़ा सा चेंज है। जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसको हम सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, इसमें प्रोप्राइटर ओनर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। और उनका जो पैसा लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, और वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओनर कौन होते हैं? मेंबर, और उनका पैसा जो लगा तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया बता सकते? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया? 1912 में। आप लोग लिखने का काम करते हैं, याद नहीं करते हैं आप लोग, है ना। और कंपनीज के ओनर को क्या बोलते हैं बेटा? शेयर होल्डर, और वहां भी जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। जब लायबिलिटी की बात करती है कि लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, तो यहां पर जो कंपनीज है, ध्यान रखिएगा, जो कंपनीज है, कंपनी में जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। कौन होते हैं बेटा? और शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। क्या होता है बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। जितना वो पूंजी लगाए हुए उतना ही तक का लायबिलिटी रहेगा, उससे ज़्यादा का लायबिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर ओनर होता है उसका लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। मतलब कि अगर बिजनेस डूबेगा और लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाया तो घर से पैसा लाकर देना पड़ेगा। पार्टनरशिप में जो ओनर होता है पार्टनर होता है, और उसका लायबिलिटी भी क्या होता है बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फैमिली बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस जो हेड ऑफ फैमिली होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। और HUF फैमिली में ध्यान रखिएगा, चलाने के लिए आपके मेल मेंबर का होना जरूरी है। अगर किसी फैमिली में मेल मेंबर नहीं तो फैमिली बिजनेस नहीं चल सकता है। और हेड ऑफ फैमिली जो होता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सर अगर कर्ता ही मर गया तो उस फैमिली में कर्ता के मरने के बाद जो एल्डेस्ट जो मेंबर होगा वही कहलाएगा, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कर्ता। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन फैमिली में और भी जो मेंबर होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। पार्टनर नहीं कहते हैं, को पार्टनर कहते हैं, और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है बेटा? लिमिटेड। ये याद रखिएगा। चलिए अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है जानते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट होता है जहां पर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने इनकम और पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटी को पता करती है, यानी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को पता करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, और एट द ईयर एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप देखते होंगे पूरे साल भर का जो हमने परफॉर्मेंस किया, क्या किया? परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें हमें एक साल का जो हमने परफॉर्मेंस किया उसके लिए हमको बनाना पड़ता है या आइडेंटिफाई करना पड़ता है इनकम। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? इनकम। उसके लिए बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम रेवेन्यू पता करते हैं, एक्सपेंसेस पता करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं। ये हुआ इनकम स्टेटमेंट। दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होता है बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट, जहां पर पूरे साल भर के बाद जब एक जगह पहुंचते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपना पोजीशन पता करते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर एसेट्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर लायबिलिटी, जिसके लिए बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ता है? तो ये हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
लेकिन देखोगे कि पार्टनरशिप का जब अकाउंटिंग पढ़े थे तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो बैलेंस शीट जो बनाते थे वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुआ करता था। किस फॉर्म में होता था? हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना कि लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटी हो गया और राइट साइड में आपका एसेट्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और इसको बोलेंगे वर्टिकल। तो जो नन कंपनी होते हैं, जो भी नन कंपनी, जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, एच हो गया, उनका बैलेंस शीट जनरली हॉरिजॉन्टल। सर वो वर्टिकल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बट जनरली क्या बनता है उनका बैलेंस शीट? हॉरिजॉन्टल। और ध्यान रखिएगा उसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होते, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। आपने बैलेंस शीट बनाया हुआ था, कभी देखा हो कैपिटल ऊपर है, कभी देखा हो कैपिटल नीचे है। लेकिन जब बात करते हैं कंपनीज की, जो हम लोग पढ़ने शुरू किया इससे, तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनता है जो कंपनीज लॉ 2013 में मेंशन है। क्योंकि इंडिया में जो भी कंपनीज बिजनेस कर रही है, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड है या जो पुरानी कंपनी है जो 1956 के अनुसार रजिस्टर्ड है, उस सब को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब सर ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज बनाती है तो वो अपना एक एनुअल रिपोर्ट एमसीओ को देती है। किसको देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। प्लस बहुत सारे जो बैलेंस, जो कंपनी लिस्टेड, जो शेयर मार्केट में काम करती है, अपना एनुअल रिपोर्ट सेबी को देती है। किसको देती है? बहुत सारी बैंकिंग कंपनी जो अपना काम करती है वो अपना एनुअल रिपोर्ट आरबीआई को, यानी कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को देती है। अब वहां पर चेक करने वाला इंसान कोई, हर इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा कि सेबी में बैठा हुआ इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये वो। वहां पर बैठा हुआ इंसान कोई एसएससी क्रैक करके गया है, कोई कुछ भी मतलब कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर गया। अब उसको जो कुछ चेक करने हैं तो ध्यान रखिएगा उसके पास अपने से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑलरेडी मिला रहता है। अब जब कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट देगी तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो उसको पता है उसी के अनुसार वो चेक करेगा। बोलो हाँ है ना? जैसे मान लो कि इतने बच्चे सब एग्जाम देते हैं, तो जो एग्जामिनर यानी जब आपका आंसर शीट चेक करता है तो उसके पास ऑलरेडी पहले से आंसर शीट रहता है ना कि इसका आंसर ये होगा, और उसके अनुसार वो आपका चेक करता है। तो आप सबका आंसर भी उसी तरीके से रहना चाहिए। अगर सब अपना आंसर अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो नंबर भी अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन कंपनी में जब इतना बार करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और अलग अलग तरीके से हर कंपनी अपना बैलेंस शीट बना देगा तो कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा चेक करने वालों के लिए। बोलिए हाँ है ना? इसीलिए हर कंपनी को मैंडेटरीली कंपनी लॉ 2013 के अनुसार अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बोला जाता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाते हैं बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 128 याद रखिएगा, ये किसका? एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 128 कहता है मेंटेनेंस ऑफ, आप लोगों को सेक्शन बहुत सा याद भी करा देंगे, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 128 पूछता भी है एमसीक्यू में कि कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किस सेक्शन में मेंटेन करती है। इन विच सेक्शन कंपनी मेंटेन्स इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा सेक्शन? 128, 128। अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाएगा इसके बाद आएगा फिर से एक सेक्शन 129। 128 के बाद क्या होता है? 129। बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद सेक्शन 129 में बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। क्या बनेगा बेटा? फाइनेंशियल, बोलो, स्टेटमेंट्स। किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंपनीज का। सेक्शन 129 में, और इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली होते हैं 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा? 4। पहला होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? दूसरा होता है एसपीएल
तीसरा होता है नोट्स टू अकाउंट, और चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 4। एक और होता है कॉम्परेटिव, बट उसको यहां पर मेंशन नहीं करना है। 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपका होगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट है इसका शेड्यूल नंबर है 3, ये मेंशन किया हुआ है, और पार्ट क्या है आपका 1। यानी ये कुछ नियम है जिसके नियम के अनुसार बैलेंस शीट कंपनी के या स्पेल बनाने हैं। जैसे मैं यहां दिखाता हूं, फॉर नॉन कंपनी दे नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और ये बनता है किस फॉर्म में बेटा? हॉरिजॉन्टल में। फॉर कंपनी देयर इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है एज पर सेक्शन, ये 129 है। किसी बच्चे को दिक्कत हुई है कितना? 129 है। क्या है बेटा? 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 में 1 जो लिखेंगे रोमन 1 लिखिएगा, रोमन 1। पार्ट 1 शेड्यूल नंबर रोमन 3, पार्ट 1 शेड्यूल 3 में कंपनी का क्या बनता है बेटा? और वो बैलेंस शीट बनेगा वर्टिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा? वर्टिकल फॉर्म में, यानी ऊपर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज होगा, नीचे एसेट्स होगा। ऊपर में क्या होगा? इक्विटी एंड, और नीचे क्या होगा आपका? एसेट्स। कंपनी का बैलेंस शीट सेक्शन क्या है? सेक्शन 129, पार्ट क्या है? 1। शेड्यूल नंबर कितना है? 3 में बनता है। उसी प्रकार कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में आप पीएल अकाउंट बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? यहां एसपीएल आएगा, पीएल नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आएगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कंपनी का बैलेंस शीट पार्ट 1 में बनेगा, लेकिन एसपीएल पार्ट 2 में बनेगा, ये ध्यान रखना। कंपनी का बैलेंस शीट पार्ट 1 में बनेगा, ये सब ठीक से लिखना ध्यान से। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। कंपनी का बैलेंस शीट पार्ट 1 में और कंपनी का एसपीएल पार्ट 2 में। सेक्शन दोनों का सेम है। सेक्शन क्या है बेटा? और शेड्यूल नंबर भी दोनों का सेम है, और वर्टिकल फॉर्म दोनों का है। बस सिर्फ चेंज क्या है? पार्ट 1 में बैलेंस शीट, पार्ट 2 में बोलो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नहीं स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, एसपीएल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं यहां पर। यहां पर पहले एक काम करो, एक चीज वहां ग्रीक वर्ड है, इसको लिखो लैटिन वर्ड। जब इंग्लिश में कुछ ही बनाए जाते हैं तो कहीं से हमें कॉपी किया जाता है। ये आपके बुक में मेंशन नहीं हुआ, सीए के बुक में मेंशन है। देखिए, कंपनी अपने आप में, बहुआ ध्यान से, कंपनी अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, बट ये कंपनी जो बना इंग्लिश वर्ड में जो आया, इसका कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन, कहीं ना कहीं ओरिजिनेट तो हुआ होगा ना सबसे पहले। तो ये आया लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में 2 वर्ड से कंपनी बना है। को मतलब होता है टुगेदर या विद, और पैनिस मतलब होता है ब्रेड, टुगेदर ब्रेड। आप लोग अपने साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि 2-3-4 फ्रेंड मिलकर कहीं गए होंगे, बोलेंगे चलो भाई सब लोग एक जगह पैसा मिलाते हैं, जिसको आप कभी कभी बोलते हैं ना शेयर कर लेना, या डच कर लेना, या स्प्लिट कर लेना। स्प्लिट समझते हैं ना, कि 4-5 लोग मिलाते हैं पैसा एक साथ और कुछ खरीदेंगे और सब लोग बांट कर खा लेंगे, यही ना होता है। कंपनी भी ऐसी ही चलती है। कंपनी भी ऐसे ही चलता है कि अगर आपको पैसा लगाना है लगाइए, जितना लगाना है लगाइए, और एंड रिजल्ट जब आएगा कंपनी को जो फायदा होगा वो आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। आप देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ सुनते होंगे कि जहां पर कंपनी जब बिजनेस रन करती है तो कंपनी को फंड अरेंज करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, और लोगों को कंपनी बोलती है कि आओ मेरे कंपनी में पैसे लगाओ, तुम मालिक बनो, तुम भी हिस्सेदार बनो। क्या बनो?
हिस्सेदार, जिसको शेयर होल्डर कहते हैं। और जितना तुम हिस्सा लोगे उतना तुमको कभी भी फायदा होगा, या उतना के तुम मालिक हमेशा रहोगे, परमानेंट नेचर के रहोगे, जब तक तुम मालिक बनना चाहते हो। जब तुम मालिक बनना नहीं चाहोगे, बेच देना, कोई और मालिक बन जाएगा। तो ये कंपनी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिनेशन 2 वर्ड से बना है, जो लैटिन वर्ड से आया है, को और पैनिस। को मतलब टुगेदर, पैनिस मतलब ब्रेड। यहां पर कुछ लोगों का हमने फेस मेंशन किया, इन्होंने पैसा को इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी बिजनेस ऑपरेट की, रिजल्ट आया क्या, वही प्रॉफिट लोग कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जैसे आप पढ़े होंगे नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम पढ़े होंगे, प्रॉफिट के 3 एलिमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, याद है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो कहलाता था डिविडेंड। क्या कहलाता था, डिविडेंड। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलते थे रिटेन अर्निंग्स। कंपनी जब भी प्रॉफिट अर्न करती है, सारा पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है फ्यूचर के कॉन्टीजेंसी को मेंटेन करने के लिए, मीट करने के लिए, सामना करने के लिए। लेकिन यही बात है कि जो पैसा लगाएगा रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा। जितना जो पैसा लगाया, ज्यादा डिविडेंड, कम लगाया कम डिविडेंड। लेकिन आप अगर एक शेयर भी खरीदते हैं तो उसका डिविडेंड आपको मिलेगा, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो। और जिस समय कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दिया उसके 30 दिन के भीतर में डिविडेंड देना है, 30 डेज के भीतर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप लोगों के माइंड में पूरा भर गया होगा कि हाँ ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। कंपनी एक्ट क्या है, 2013। उससे पहले क्या था, तो 1956 में ही क्यों आया, हमने बताया होगा कि 1956 में इंडिया में घटना घटा था, सेकेंड प्लानिंग पॉलिसी चला था, इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। क्या आया था, और उसमें 3 चीज़ आया था, लाइसेंसिंग कोटा और इंडस्ट्री का सेटअप हुआ, इसलिए कंपनी एक्ट भी 1956 में आया। 1956 में LIC भी आया, याद है आपका। 1956 में HUF भी आया, आपको पता होगा। और वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया, 1991 में आया था। वही जानते हो, इसका भी रीजन था कि उस समय इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गए थे, वर्स्ट इकोनॉमी कहलाता था इंडिया की इकोनॉमी, जो अपने जानना होगा, हमने बताया भी होगा आपको इकोनॉमिक्स क्लास में, कि कुछ जिसमें वॉर का सिचुएशन था, गल्फ वार था, ऑयल क्राइसिस था, है ना, ड्रॉट था, आपका ड्रॉट आया था 67 और 69 में आई थिंक। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से 3 चीज आया था, LPG क्या आया था बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, ये सब लोग वाकिफ है, ये बहुत बार आप लोग इकोनॉमिक्स होता डेली ये सब सुनते हो, याद भी होगा, है कि नहीं है। बट याद रखना है, ऐसा नहीं कि बस इतना है कि बस ओवरव्यू करके भूल जाओ, एग्जाम में पूछता है ये सब चीज। अब आइए यहां पर कंपनीज, जैसा कि हमने बोला कि कंपनी का, कंपनी लॉ 2013 के अनुसार एक डेफिनेशन दिया गया है, और डेफिनेशन का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। कंपनी में जितने भी टर्म्स है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 में। और सेक्शन 2 के बाद अंडर ब्रैकेट जो 20 है, इसको बोलते हैं क्लॉज, और इसको बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज, उसको सब सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। सेक्शन के पार्ट को सब सेक्शन कहते हैं, बट यहां पर जो 20 है वो सब सेक्शन नहीं है, क्लॉज है। क्या है बेटा, क्लॉज। सेक्शन को हम अगर कैटेगराइज करें तो बनता है, पहला जो सबसे हेड होता है उसको बोलते हैं एक्ट, उसके नीचे आता है सेक्शन। क्या आता है बेटा, सेक्शन के नीचे आता है सब सेक्शन। क्या आता है, सब सेक्शन के नीचे आता है क्लॉज। क्या आता है, क्लॉज के नीचे आता है उसको बोलते हैं सब क्लॉज। सर इतना चीज होता है, हाँ, मान लो 220 में फिर कोई अमेंडमेंट हुआ है, एक क्लॉज लगा दो, एक सब क्लॉज, एक छोटा सा पॉइंट ए, रोमन 1 ABC ऐसे चला दो, तो ऐसे बनते हैं। मतलब कि अगर हम बोले पहले सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, एक्ट, वो एक्ट में क्या आता है, सेक्शन, सेक्शन में क्या आता है, सब सेक्शन में क्या आता है, और क्लॉज में क्या आता है, लिख लो, लॉ में काम आएगा, इसको लिख लो, काम आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल समझते हैं ना,
ये क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी को लॉ के द्वारा बनाया गया है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग कॉमन सील, कंपनी का अपना कॉमन सील होता है जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कोई भी डिपार्टमेंटल काम करवाते हैं, गवर्नमेंट का काम करवाते हैं, उसमें स्टैंप होना जरूरी है। रबर स्टैंप समझते हो ना? लेकिन आज के समय जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, तो उस ऑनलाइन बिजनेस में जो आपको इनवॉइस या रिसीट मिलता है, उसमें कॉमन सील का होना कोई मैंडेटरी नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के काम होते हैं, कोर्ट कचहरी का काम होता है, तो उसमें कॉमन सील का होना जरूरी है, क्योंकि साइन करने वाले से ज़्यादा वैल्यू क्या होता, किस चीज़ का होता है? स्टैम्प का होता है। तो हैविंग कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? गोइंग कंसेंट, चलते जाना, परपेचुअल सक्सेशन। अब देखते हो कि कोई कंपनी सेटअप हो जाता है तो फाउंडर मर भी जाते हैं, फिर भी कंपनी क्या होता है? चलता जाता है। मेंबर्स एंड डायरेक्टर में कम एंड गो, मेंबर्स एंड डायरेक्टर में कम एंड गो, बट कंपनी रन्स फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। आप जानते हो कि रिलायंस को फाउंड करने वाले धीरू भाई अंबानी, आज धीरू भाई अंबानी ने ये कंपनी चल रही है। टाटा को फाउंड करना JRD टाटा, वो नहीं, उनके बाद रतन टाटा है, वो भी नहीं, फिर भी टाटा कंपनी है ना, चल रही है। स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया एप्पल को, आज स्टीव जॉब्स नहीं है लेकिन एप्पल है ना। तो ऐसी है, ध्यान के बहुत सारी कंपनी जो है वो चलते चली जाती है, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेस। एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, देखो कंपनी मेंबर से अलग होता है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई भी केस मुकदमा, सब कुछ किसके नाम से होगा? कंपनी के नाम से, बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। सर नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन राम सीता गीता मोहन नेचुरल पर्सन हो गए। कंपनी कोई सांस नहीं ले सकता है, कंपनी को मारोगे तो कोई खून नहीं निकलने वाला, कंपनी बोलता नहीं, कंपनी के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, कंपनी में डायरेक्टर होगा, ऑफिसर होगा, ये सब काम करते हैं, ये कंपनी के लिए काम करते हैं। बट कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बट जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है, जितने भी लीगल एक्शन से या सूब वगैरह सब है, ये किसके नाम से होता है? कंपनी के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? बैंक अकाउंट कंपनी के नाम से, कोई भी एसेट्स कंपनी के नाम से, कोई भी लायबिलिटी कंपनी के नाम से। एज ए कस्टमर अगर कंपनी से आपको प्रॉब्लम है तो आप कंपनी पे केस करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर फाउंडर पे केस नहीं करते। आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, कैसा कंपनी खोल दिया वगैरह वगैरह, बट कंपनी कंपनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी अपने मेंबर से क्या होता है बेटा? डिस्टिंक्ट होता है, एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब ये बात यहाँ पर यही लिखा हुआ है। पहला, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, क्योंकि कंपनी एक आदमी से नहीं बनता है, कंपनी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी लोगों का समूह होता है। लोगों का क्या होता है बेटा? समूह होता है, जिसको कंपनी लॉ के अनुसार रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तब उसकी एग्जिस्टेंस आती है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच मीन्स कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ 2013 एज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी को अपने एग्जिस्टेंस आने के लिए कंपनी लॉ 2013 के अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो MCA के साइट पे जाएंगे, यहाँ पे mca.gov.in के साइट पे जाएंगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। डायरेक्टर होता है, DIN नंबर होता है, SIN नंबर होता है, डायरेक्टर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंपनी जो काम करता है उसको प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब चीज़ें जाननी है आपको। सेकेंड है कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है बेटा? कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन बिकॉज कंपनी कांट ब्रीद, कंपनी सांस नहीं ले सकता है, डाई मर नहीं सकता है, बट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, देयरफॉर वी कैन से दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज कंपनी कैन सू, कंपनी सू कर सकता है, टेक डिसीजंस एंड ऑफ मैनेजमेंट
ओन द प्रॉपर्टी, ओपन द बैंक अकाउंट एटसेट्रा, यानी कंपनी सब कुछ अपने से कर सकता है, लेकिन कंपनी के बिहाफ में कोई नेचुरल पर्सन काम करेगा। कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है, क्या होता है बेटा, जिसको सिग्नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सील इज ऑफिशियली नोन एज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी के में जो कॉमन सील होता है उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं? सिग्नेचर। इन टुडेज बिजनेस इन्वायरमेंट कॉमन सील इज नॉट कंपल्सरी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब कि आज के बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वायरमेंट में बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए कॉमन सील का जरूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन जानते हैं, गोइंग कंसर्न इसका मतलब होता है, क्या होता है? मेंबर और डायरेक्टर में कम एंड गो बट कंपनी रन फॉर फॉरसिबल फ्यूचर। हमने धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लिया था कि उन्होंने कंपनी शुरू किया, लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं, लेकिन रिलायंस चल रही है। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। और कंपनी में जो लिस्टेड कंपनी होती है, जिनके शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड होते हैं, वो अपना शेयर क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आज मेरे पास शेयर है, हम बेचकर उनको बेच सकते हैं, किसी को भी हम शेयर बेच सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीद लिए वो और आप बेच नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में होगा। किस कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में कुछ लोग ही शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वहां पर ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकते। हम आज शेयर खरीदे 2 दिन बाद बेचे, तो यह किस में होगा? पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, 10 मिनट बचा हुआ है। बीओ लाए हो क्या? बिजनेस बीएसटी लाए हैं? आज रहने दो, बीएसटी हम लोग कल करेंगे। सुनो एक चीज और प्लीज, इसको लिख कर आगे लेकर